नमस्कार साथियों। आज हम एक बार फिर समर्थ पर फैकल्टी कैसे डेटा फिल करेगी इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आपको लगता है कि जो कुछ यहाँ इस वीडियो में बताया गया है वहाँ पर भी आपके सोल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जैसा कि पहले भी करते थे कि जो यूट्यूब के नीचे अ, आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। होपफुली हम उस पर रिप्लाई करेंगे, टाइमली रिप्लाई करेंगे। आप सभी जानते हैं ये फैकल्टी डेटा जो भी हमारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज एम्प्लॉय सभी को फिल करना है। ये अभी जो रिसेंट ऑर्डर्स आए उसमें भी क्लियर कर दिया गया कि जिनका कैश प्रमोशन ड्यू है वो असेसमेंट पीरियड का फिलअप करेंगे, कौन सा, टीचिंग रिलेटेड और एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटी। बट जिनका नहीं ड्यू है या प्रोफेसर बन चुके सभी को 5 साल का तो फिल करना ही है। 5 साल यानी करंट ईयर से बैक 5 ईयर तक फिल करना है अभी। और बाकी जो नॉलेज बेस्ड डेटा है, एसआरए डेटा है, रिसर्च का डेटा है, वो सारा डेटा द होल लाइफ सभी को फिल करना है। ठीक है। तो 5 साल जो ऑर्डर में कहा गया उसका मतलब ये नहीं है कि जिनका प्रमोशन ड्यू नहीं है, 3 साल का समय पीरियड है, वो 3 साल ही फिलअप करेंगे। मिनिमम 5 ईयर सबको टीचिंग एग्जामिनेशन का करंट सेशन से पिछले 5 साल तक का फिलअप करना है। जैसा कि हम कई जगह भरते हैं, नेक की रिपोर्ट में भरते हैं, एसआर में फिलअप करते हैं कि 5 ईयर का डेटा हमें देना ही देना है। और बाकी आपका रिसर्च का, नॉलेज का, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, पेटेंट, जो भी एक्सपाइजेड चीजें हैं आपके, जो भी आपने वर्क किए हैं वो आपको लाइफ टाइम का देना है। ठीक है। ये मिनिमम 5 ईयर्स का देना है, लेकिन यदि कुछ लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा भी फिलअप करें, अपना पूरा भरना है तो भर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 5 ईयर्स सभी लोगों को फिल करना है। जैसा कि आप जानते हैं जब भी शुरुआत होगी आपकी फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, जैसे ही प्रिंसिपल आपको अपने लॉगिन में लेंगे, या कई कॉलेज ऐसे हैं जहां भी प्रिंसिपल्स ने टीचर्स को लॉगिन नहीं दिए हैं, तो जब लॉगिन टीचर्स की जनरेट हो जाएगी तो आपको एक मेल आएगा प्रिंसिपल की तरफ से, जहां आप देख रहे हैं एक यूजर नेम बना हुआ है, ये आपका ये यूजर नेम होगा। और ये यूजर नेम आपके अपने ऑफिशियल मेल पर आएगा जो आपने दिया होगा। और यह ध्यान रखिए, ऑफिशियल ईमेल का मतलब है कि आपका अपना व्यक्तिगत ईमेल। यहाँ कई जगह प्रिंसिपल्स ने किया है या कई जगह टीचर्स ने क्या किया है कि कॉलेज का ऑफिशियल ईमेल फिल कर दिया है। नहीं, ये आपका ऑफिशियल ईमेल जब नेक्स्ट हम दिखाएंगे स्लाइड में, वो आपका अपना ईमेल है। वहां पर ईमेल पर आपको यूजर नेम ये आएगा, फिर ये नीचे क्लिक लिखी हुई है साइन इन करेंगे आप, इस क्लिक ऑप्शन आएंगे, देन पेज खुल जाएगा। अगर ऐसा आता है तो आप प्रोसीड करके आगे पेपर ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम लॉगिन लिख के आएगा, आपका यूजर नेम वहां लिखा हुआ है 986, जैसे मेरे केसेस में दिखा हुआ था। ये जो यूजर नेम है ये आपको यहाँ फिल करना है, और इसको वेरिफिकेशन कोड के लिए सबमिट कर देना है। अगेन ये वेरिफिकेशन कोड आपको किसको पहुंचेगा, आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी, आपके पर्सनल ईमेल आईडी पहुंचेगा। अगर किसी साथी के ऑफिशियल ईमेल में प्रिंसिपल का ईमेल फिलअप या कॉलेज का ईमेल फिलअप हो गया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके वहां से अपना ईमेल आईडी चेंज करा सकते हैं। देन ये वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आने के बाद आप टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, मेल जो है इनबॉक्स के कभी कभी स्पैम या जंक में भी जा सकते हैं, वहां सभी जगह चेक कर लीजिए। टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करेंगे। ये देखिए आपका ये जो 98605 है परमानेंट आपका यूजर आईडी होगा, ये आपकी आइडेंटिटी हो बेसिकली आपका। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है, आपका EHRMS कोड या मानव क्षमता कोड है। यानी सभी टीचर्स के लिए, सभी फैकल्टी जो भी है, सभी का ये जो लॉगिन बनेगा, ये आइडेंटिटी कोड है, वो आपका मानव सभ्यता कोड है। ये मानव सभ्यता कोड है आपका, सदैव याद भी रहेगा। यहाँ आपका नाम लिख के आएगा, और देन आप इसको अगेन फिल करने का, फिर आप फर्स्ट टाइम से यूजर नेम पासवर्ड आपने तैयार कर लिया, फिलअप करेंगे तो ये जो टेम्परेरी पासवर्ड आना था, देन आप इसको परमानेंट पासवर्ड में चेंज करेंगे। और परमानेंट पासवर्ड चेंज करने के बाद ये नया पासवर्ड, इस पासवर्ड को इस अकाउंट सेटिंग में जाके कभी भी चेंज कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि एक बार जब भी मर्जी है आप इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। देन आपका ये फाइनल पासवर्ड से फिर आप लॉगिन करेंगे। यानी ये आपका काम हो गया कि प्रिंसिपल ने आपकी लॉगिन जनरेट कर दी, आपने अपनी लॉगिन एक्टिव कर ली, यहां तक का ये काम खत्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम अपना डेटा फिल करने के बाद। और ये भी ध्यान रखिए, कैश का फॉर्म जो है सभी का ओपन है, लेकिन कैश का फॉर्म जो कहाँ से डेटा फेच करेगा, आपके अपने डेटा में से फेच करेगा जो आपका ड्यूरेशन है। जितना भी ड्यूरेशन आपका कैश पीरियड के लिए होगा, जो आप फिलअप करेंगे कैश के फॉर्म को कि इस डेट से इस डेट तक आपकी ड्यू डेट है, असेसमेंट पीरियड है, उतने पीरियड का डेटा आपका जो प्रोफाइल डेटा है वहां से फेच करेगा ये सिस्टम। बार बार फिलअप करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नहीं आई होंगी, उनके लिए वहां ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ डेटा, मेजोरिटी आपका रिसर्च वर्क, टीचिंग वर्क, वर्कलोड जो भी कुछ है, वो सारा वहां से फेच होगा। इसलिए पहले अपना डेटा फिल कर लीजिए कंप्लीटली, उसको सबमिट फॉर रिव्यू कर दिए, और प्रिंसिपल जब वेरीफाई कर देंगे तब वो डेटा आपके सिस्टम का पार्ट बनेगा। ठीक है। अब सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है, आपको एम्प्लॉय सर्विसेज में क्लिक करना है। इस एम्प्लॉय सर्विसेज में क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल फिल करना है। वन बाय वन फिल करेंगे, नीचे प्रोफाइल फिल करेंगे। प्रोफाइल फिल करते ही आपको 3 डिटेल आ रही हैं, बायोग्राफिकल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और फैमिली डिटेल।
ये अगर आपकी प्रिंसिपल ने वेरीफाई कर दी है, लॉक हो गई है, तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे, प्रिंसिपल के पास जाएगी। अगर लॉक नहीं हुई है तो आप इसमें कभी भी एडिट कर सकते हैं जब तक कि प्रिंसिपल ने वेरीफाई नहीं किया है। और अगर कर भी दिया है तो यहाँ कैसे करेंगे, अगर आपको कोई चेंज करना है रिक्वेस्ट फॉर अपडेट करेंगे। वो रिक्वेस्ट फॉर अपडेट आपके सिस्टम में रहेगी, चेंज नहीं होगी जब तक कि प्रिंसिपल अपनी लॉगिन से वेरीफाई नहीं करेंगे। और ये रिक्वेस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी, यानी पुराना डेटा आपका ये था, नया डेटा ये हो गया है, सिस्टम में दिखता रहेगा। ऐसा मतलब इसका कभी मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक बार डेटा गलत भरा है तो सिस्टम से गायब हो जाएगा, सिस्टम में रहेगा। बस ये करंट डेटा यूज होगा और पुराना डेटा कंपेरेटिव में दिखेगा आपने पहले डेटा की गलती की, ताकि कुछ लोगों ने अगर कुछ और चेंज किया तो उन्हें पता रहे कि पहले क्या था और बाद में क्या चेंज किया गया है। नीचे आप यहाँ आपके सोशल स्कॉलर लिंक्स, जिसमें स्पेशली ऑर्किड आईडी, विद्वान आईडी, रिसर्च गेट आईडी और गूगल स्कॉलर आईडी। मेरा सभी से रिक्वायर्ड है, विद्वान आईडी हमारी भारत सरकार की आईडी है, सभी लोगों की होनी चाहिए और बनानी चाहिए, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ऑर्किड आईडी पब्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, आगे से डालेंगे तो आप डिजिटल वर्ल्ड में बहुत जल्दी पहचाने जाएंगे। और गूगल स्कॉलर कुछ नहीं, जिसका भी जीमेल अकाउंट है वो अपना गूगल स्कॉलर से कनेक्ट कर देता है। तो ये 4 आईडी हैं, ये बनानी चाहिए। विद्वान आईडी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांटेक्ट करती है फैकल्टी से, विद्वान आईडी पे अगर डेटा जा रहा है। और विद्वान आईडी भी ऑर्किड आईडी से फैच रहती है। अगर ये आईडी बन जाएंगी तो आपस में एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे आपकी। तो ये आईडीज बना लीजिए, अगर नहीं बनी है इनकी अपनी वेबसाइट पे जाके, और कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी जरूरी है। और साथ साथ डिफरेंट स्टेट डिफरेंट गवर्नमेंट के काम जब देते हैं तो वो डेटा फैच करते हैं विद्वान आईडी से। भारत सरकार ने बनाई हुई आईडी है, आप सभी जानते हैं। फिर ये अपनी जो भी डिटेल है आप फिलअप करते जाएंगे वन बाय वन और सबमिट करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान है, सोशल कैटेगरी आपकी एक आगे हम दिखाएंगे। यहाँ आपकी सिलेक्शन कैटेगरी वो अलग है, जिस कैटेगरी को आप करते हैं, ओबीसी, एससी, जनरल जो भी है। लेकिन सोशल कैटेगरी में आपको क्या फिल करना है, आपकी जो सोशल कैटेगरी, मतलब हो सकता है किसी एससी कैंडिडेट का सिलेक्शन जनरल में हो गया हो, तो यहाँ क्या है, जनरल नहीं बनना है, यहाँ उनको एससी ही फिलअप करना है। और इसके कई मायने हैं। सोशल कैटेगरी का डेटा, जैसे कई कमेटीज बनती हैं, इवन कैस की कमेटी जब बनती है तो उसके नियम है कि अगर रिजर्व कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है, तो उसकी जो कमेटी बनेगी उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस कैटेगरी का। तो जब सिस्टम कमेटी बनाएगा तो आपको सोशल कैटेगरी से आइडेंटिफाई कराएगा कंप्यूटर, कि जिसकी सोशल कैटेगरी, मतलब अगर कहीं एससी कैंडिडेट का इंटरव्यू, कैश इंटरव्यू होना हो, वहां मान लीजिए जितनी कमेटी बन रही है, तो उसमें सिस्टम ऐसा कोशिश जरूर करेगा, चेक करेगा कि जिनकी सोशल कैटेगरी क्या है। अगर कोई, अगर उस पूरी कमेटी कोई एससी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो एक ऑफर देगा प्रिंसिपल को एक एक्स्ट्रा मेंबर को ऐड करने का। इसलिए ये सोशल कैटेगरी दिखाई गई है, यानी वाइस साहब यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट बनेंगे, वीसी नॉमिनी बनेंगे, वो सब जगह रिफ्लेक्ट होगी कैटेगरी आपकी। तो आपको यहाँ ध्यान से बनना है, सोशल कैटेगरी मतलब सिलेक्शन कैटेगरी नहीं है। सोशल कैटेगरी मतलब जो आपकी सामाजिक कैटेगरी है, सिलेक्शन कैटेगरी आगे आएगी, वहां फिलअप करनी है आपको। देन ये आपकी आईडी आ गई है चारों, जैसे फिल कर लेंगे। और यहां से आके ध्यान देखिए, आप लेफ्ट में देख रहे हैं दो चीज दिख रही है, ड्राफ्ट और पेंडिंग रिक्वेस्ट। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपकी जो कितनी चीजें इस ड्राफ्ट में मौजूद हैं, यानी जो कुछ आप पहली बार डेटा फिलअप करेंगे पहले सबसे पहले ड्राफ्ट में जाएगा। ड्राफ्ट में जाने के बाद क्या करेगा वो, ये जो आप देख रहे हैं ये ड्राफ्ट है और ये पेंडिंग रिक्वेस्ट है। फिर आप जब सबमिट कर देंगे तो पेंडिंग रिक्वेस्ट का मतलब है कि आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना डेटा फिलअप कर दिया, लेकिन वो डेटा प्रिंसिपल की लॉगिन में जा चुका है, यानी अब प्रिंसिपल पे पेंडिंग है, और प्रिंसिपल जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे वो आपको यहाँ दिखता चला जाएगा पेंडेंसी। जब तक ये ड्राफ्ट में, अब मान लीजिए कोई डेटा फिल किया, सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपका ड्राफ्ट में जाएगा। ड्राफ्ट में आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ वन दिख रहा है आपको, यानी एक डेटा आपने सबमिट कर दिया, वन को क्लिक करेंगे, यहाँ से व्यू देख सकते हैं। और व्यू जब तक ड्राफ्ट में, आप उसको एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, है ना। देन आप उसे एडिट भी कर सकते हैं ड्राफ्ट में, और सबमिट फॉर रिव्यू कर। सबमिट फॉर रिव्यू का मतलब क्या है कि ये आपका उधर चला जाएगा, पेंडिंग रिक्वेस्ट में चला जाएगा। यानी कि सबमिट फॉर रिव्यू सबमिट करती है प्रिंसिपल के लिए, लेकिन प्रिंसिपल जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक, जब तक कोई डेटा पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिख रहा है तब तक उस डेटा में आप चेंज कर सकते हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट से डेटा जब हटेगा जब प्रिंसिपल उसको वेरीफाई कर देंगे। एक बार वेरीफाई हो गया तो वो आपके हाथ से बात हट गई। हाँ, अपडेट की रिक्वेस्ट कुछ जगह आप दे सकते हैं, वो प्रिंसिपल कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ से डेटा सबमिट होते चले जाएंगे इसे। तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मदर्स नेम में मैंने एनए लिख दिया है बाई चांस, जब ड्राफ्ट में था सबमिट कर दिया। मुझे सही करना है तो मैं एडिट ऑप्शन दबा के इसको सही कर सकता हूँ, और दोबारा ड्राफ्ट में जाएगा, देन ड्राफ्ट को क्लिक करके फिर सबमिट फॉर रिव्यू, और फाइनली मैं इसे सबमिट फॉर रिव्यू कर सकता हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ नाम जो आपने देखा था पीछे, यहाँ एनए लिख गया था नाम के आगे, वो नाम में क्या है, एनए हटा दिया मैंने। तो जो भी कमी होगी ड्राफ्ट में, मतलब ये है कि बार बार डेटा आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि कमियां ना हो, गलतियां ना हो, और वो किसी न किसी लेवल पे चेक हो जाए। फिर यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ड्राफ्ट में डेटा देंगे तो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली सबमिट कर दें, उसे एक बार जरूर पढ़ लें कि आपकी एंट्री सही है नहीं है, देन उसे सबमिट फॉर रिव्यू करें। फिर भी अगेन मैं कह रहा हूँ, सबमिट फॉर या पेंडिंग रिक्वेस्ट में, सबमिट फॉर रिव्यू दबाते ही पेंडिंग रिक्वेस्ट में डेटा आ जाएगा,
और वो प्रिंसिपल को शो होने लगेगा। जब तक प्रिंसिपल वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तब तक आप पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाके भी अपना चेंज कर सकते हैं, उसको रिवोक कर सकते हैं। लेकिन अगर पेंडिंग रिक्वेस्ट से चला गया फिर प्रिंसिपल के पार्ट, प्रिंसिपल ने एक बार वेरीफाई किया, फिर ना आप नीचे नहीं कर पाएंगे, आप डेट के लिए कैसे सकते हैं। जब आप ड्राफ्ट में जाएंगे, सबमिट फॉर रिव्यू दबाएंगे, तब वो आपसे उसका कंसर्न डॉक्यूमेंट मांगेगा, डिमांड करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, जो भी है। जैसे आईडी कार्ड लगाना है, यहाँ सेलेक्ट प्रूफ करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखनी है, सेलेक्ट प्रूफ करते ही आपको फाइल देनी है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद लोग सबमिट कर देते हैं, वो एरर दिखाता है। आपको सेलेक्ट प्रूफ के बाद स्टार्ट अपलोड को दबाना है। स्टार्ट अपलोड जब दब जाएगा, ये आपको ब्लू लाइन एक दिखेगी, और उस स्टार्ट अपलोड का ब्लू लाइन के बाद ये आपका आगे डेटा जाएगा। और ये रिमार्क में कुछ ना कुछ, स्टार मार्क रिमार्क में कुछ ना कुछ लिखना है, जो भी आपको लिखना है, आईडी कार्ड वगैरह जो आपने डॉक्यूमेंट लिया उसके बारे में ब्रीफ लिखते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में आ गया, ड्राफ्ट सबमिट हो गया मेरा, सबमिट फॉर व्यू वहां 0 हो गया, पेंडिंग रिक्वेस्ट में 1 दिखने लगा। अब कि डेटा सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, अब ये प्रिंसिपल के पास नहीं गया, लेकिन मेरे पेंडिंग, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिवोक रिक्वेस्ट दबा सकता हूँ, यानी अपने डेटा को वापस ले सकता हूँ, वापस ड्राफ्ट में आ जाएगा, मैं एडिट कर सकता हूँ, देन उसे सबमिट कर सकता हूँ। ये जब तक अगर, लेकिन मेरे सबमिट करते हैं 0 हो गया और प्रिंसिपल ने वेरीफाई कर दिया, फिर ये प्रिंसिपल के पार्ट पे चला जाएगा, प्रिंसिपल ही इसको चेंज कर सकते हैं, आप नहीं। आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, प्रिंसिपल उसको अप्रूव करेंगे। और पुराना डेटा और नया डेटा, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक डेटा चेंज किया था, तो ओल्ड वैल्यू क्या थी, ये है, जैसे डॉक्टर था, न्यू वैल्यू मेरा प्रोफेसर आ गया। तो जब भी आप डेटा दिखाएंगे, चेंज करेंगे, तो आपको पुराना डेटा पता लगता रहेगा कि पहले आपकी चीज क्या थी। 1 बाय 1 जो भी आपकी सारी डिटेल फिलअप करते चले जाएंगे, है ना। और यहाँ डॉक्यूमेंट फिलअप कर देंगे, पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखेगी, देन व्यू दबाएंगे और आगे काम जैसे मैंने दिखाया चलते जाएंगे। देन नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल, अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ डालेंगे। अगेन कॉन्टैक्ट डिटेल, ऑफिशियल ईमेल में आपको कौन सा देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर्सनल ईमेल, ऑफिशियल 2 आ रहे हैं। अगर आपके कॉलेज ने, जैसे यहाँ ये नहीं है प्रिंसिपल का, कॉलेज का ईमेल आपको ऑफिशियल देना, पर्सनल ईमेल में अपना नहीं। पर्सनल ईमेल में जब दीजिएगा आप अपना ये वाला मेल, अगर बहुत से यूनिवर्सिटी, बहुत से कॉलेज हर टीचर को अलग अपना मेल आईडी देते हैं, जैसे dinesh@kmgc बादलपुर, यानी उसके आगे क्या है, जीमेल, हॉटमेल, याहू नहीं लगा होगा, बल्कि उसके आगे क्या होगा, उनकी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम लगा होगा। उस केस में आप पर्सनल मेल, ऑफिशियल ईमेल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल ईमेल में कोशिश करिए आप अपना ही डालिए, क्योंकि ये सारा जो आपसे कम्युनिकेशन है समर्थ से, समर्थ आपसे कम्युनिकेट आपके ऑफिस इससे करेगा, आपके अपनी ईमेल आईडी से। ऑफिशियल ईमेल में तो ये वाली डालिए जिस ईमेल आईडी को आप इस्तेमाल करते हैं। फिलअप करते चले जाएंगे, जो भी आपकी कंडीशन है, बेसिक डिटेल्स हैं सारी की सारी, ये यहाँ फिल हो जाएंगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इस एयरपोर्ट स्टेशन क्या जरूरत है, इनका फॉर्मेट है, और नेचुरली कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे जो चीज दी जाएंगी, वो भी आपको समझ में आएगा जब ये एक्सपर्ट बनेंगे, उस वक्त देखी जाएंगी। आपको फिलअप कर देनी है। फिर जो भी डिटेल फिलअप की आपने यहाँ अगेन प्रूफ सम कर दिया। देन अगेन मैंने कह रहा हूँ कि ऑफिशियल ईमेल में कौन सा डालना है, आपको पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अलग से आपको ईमेल दिया हुआ है, तो आप फिर उस केस में यहाँ अपना पर्सनल ईमेल और यूनिवर्सिटी वाला डाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वो ईमेल ब्लॉक हो गया तो आपको कम्युनिकेशन रुक जाएगा, इसलिए अगेन है कि पर्सनल ईमेल में अपना ही डालिए, अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई ऐसा ईमेल नहीं जो परमानेंट चले, ऑफिशियल दिया हो। और किसी भी समय आप अपने रिवोक को, जो पेंडिंग डेटा शो हो रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट को वापस ले सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। इमरजेंसी डिटेल, कॉन्टैक्ट फैमिली मेंबर को सारे को ऐड करना है आपको, 1 बाय 1 ऐड करते चले जाइए, है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्रूफ कब मांगेगा, प्रूफ मांगेगा जब आप पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाके सबमिट फॉर रिव्यू दबाएंगे, उससे पहले वो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए नहीं मांगेगा। ड्राफ्ट में सबमिट करेंगे नहीं मांगेगा, तो ध्यान रखिएगा, जब आप सबमिट करेंगे तब मांगेगा वो, पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाके। ड्राफ्ट में जब तक पड़े हुए हैं तब मांगेगा, जब सबमिट फॉर रिव्यू दबाएंगे। फिर ये सबमिट करते चले जाएंगे आप 1 बाय 1, जो यहाँ से देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। और ये आपको देखिए दिखा भी रहा है लास्ट में, स्टेटस ड्राफ्ट में है कि आपका पेंडिंग रिक्वेस्ट में, ये कंडीशन आप फिलअप करते चलिए, चलते चले जाएंगे आपके जो भी है ना। फैमिली डिपेंडेंट मेंबर है, सारे फिलअप कर सकते हैं। अब आप देखते हैं रिव्यू पीरियड, रिव्यू पेंडिंग, मतलब इसका मतलब ये है कि ये डेटा पेंडिंग रिक्वेस्ट में है और ये डेटा आपकी नेक्स्ट अथॉरिटी यानी आपके प्रिंसिपल के पास जा चुका है और प्रिंसिपल पेंडिंग है। जैसे वो अप्रूव कर देंगे, यहाँ रिव्यू पीरियड हट के क्या है, वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। वेरीफाइड लिखने का मतलब है कि आपका डेटा कंप्लीट हो गया। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे लैंग्वेज आपको कौन कौन से है वो सारी ऐड कर सकते हैं। देन आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेम कंडीशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे ऐड कर बटन दबाएंगे, आप उस क्वालिफिकेशन को फिलअप करेंगे, फिलअप करके सबमिट करते हो ड्राफ्ट में चली जाएगी। जब ड्राफ्ट के बाद पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखेगी, ड्राफ्ट में जाएंगे आप, एडिट एक बार एक फुरे चेक करिए ड्राफ्ट में, फिर सबमिट फॉर रिव्यू दबाएंगे। जब सबमिट फॉर रिव्यू दबाएंगे तब आपसे वो उसका मार्कशीट, डिग्री जो भी आपको लेनी है वो आप वहां लेगा। तो 1 बाय 1 यहाँ फिलअप करते जाइए, ड्रॉप डाउन में डिग्री आएंगे और यहाँ ध्यान रखिए डिग्री सर्टिफिकेट
नेम ऑफ डिग्री, जैसे डिग्री और सर्टिफिकेट यूजी का लेवल है, नेम ऑफ डिग्री मान ली बीएससी है या बीए है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट मतलब रिसर्च भी ले सकते हैं, और आपका नेम ऑफ डिग्री क्या है, पीएचडी आ जाएगा 1 बाय 1। फिर ये जितने भी डिटेल है आपकी सब बने रहेंगे, जैसे यहाँ दिख रहा है स्टेटस ड्राफ्ट ड्राफ्ट ड्राफ्ट। जब आप ड्राफ्ट से चेक कर करके सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे, सब जगह पेंडिंग 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 आ जाएगा, और जब प्रिंसिपल इसको वेरीफाई करेंगे, सबके आगे क्या लिख के आ जाएगा, वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। तो अभी सारी चीज ये 1 बाय 1 सारा आप यहाँ देख भी रहे हैं, ड्राफ्ट की संख्या बढ़ती जाएगी, पेंडिंग जब आप सबमिट करेंगे सबसे पहले ड्राफ्ट में जाएगा, और ड्राफ्ट में जब सबमिट फॉर रिव्यू तब देंगे, तब वो वहां से ड्राफ्ट सर्ट के पेंडिंग रिक्वेस्ट में आ जाएगा। और पेंडिंग रिक्वेस्ट से डेटा जब कम होगा, जब प्रिंसिपल आपके वेरीफाई करते चले जाएंगे। देन आपकी जो भी क्वालिफिकेशन में जो नेट स्लेट जो भी अलग एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा कोई डिग्री अदर का ऑप्शन भी यहाँ फिलअप कर सकते हैं, उसे सबमिट कर सकते हैं। और ये आपका क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन है, ठीक है। देखिए ये एक डेटा देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ये ड्राफ्ट में है, 3 ऑप्शन आ रहे थे यहाँ पर। एक तो पेंडिंग रिक्वेस्ट का आ रहा था, है ना, पेंडिंग रिक्वेस्ट जब आएगी जब आपका होगा ड्राफ्ट, और ये वेरीफाइड, इसका मतलब ये डेटा प्रिंसिपल के लॉगिन से वेरीफाई हो चुका है। तो जो डेटा वेरीफाई हो चुके होंगे वो प्रिंसिपल के लेवल पे चले जाएंगे। अब आप इनको प्रिंसिपल लेवल पे रिक्वेस्ट करके ही कर सकते हो, ना नहीं कर सकते हैं। ये सारी डेटा फिलअप करते चले जाएंगे। अब आते हैं हम सर्विसेज पर। ये सर्विसेज है, यह सर्विसेज में आपका फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, वो सारी चीजें यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और यहाँ अगेन मैं कह रहा हूँ, सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ध्यान से देख लीजिएगा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, अभी हम आगे दिखाएंगे आपको। और इस एक्सपीरियंस के आधार पर जहां भी आपकी जरूरत है, जैसी भी जरूरत है, वहां आपका एक्सपर्ट जो भी है आपको बुलाया जाएगा। और सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन में सेम कंडीशन, सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब जिस सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। मान लीजिए मेरा सिलेक्शन जियोलॉजी में हुआ है, तो जियोलॉजी ऐसा नहीं है कि मेरा साइटोजेनेटिक्स था, फिशरी था, वो फिलअप कर दूं। एक्सप्लेनेशन का मतलब यानी है सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्ट ऑफ सिलेक्शन बाय आयोग या कमीशन, जहां से भी आप सेलेक्ट हुए, या आपके जो सिलेक्शन लेटर पे लिखा वो, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ध्यान रखिए जो कॉन्टेक्चुअल फैकल्टीज हैं वो डेट ऑफ रेगुलेशन को ही अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ फिलअप करेंगे, ठीक है। तो वो फिल करते चले जाएंगे, जिससे आपके काउंट होते चले जाएंगे। और ये आपका, अब जैसे ये इस्तेमाल का होगा, ये आपकी लॉगिन नहीं है, ये आगे की लॉगिन है। लेकिन ये जैसे ही कोई किसी को सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मान ली सब्जेक्ट एक्स, मान ली जैसे सोशियोलॉजी फिलअप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जितने सोशियोलॉजी के लोगों का डेटा होगा आ जाएगा। लेकिन देखिए बहुत से लोगों ने सोशल कैटेगरी नहीं फिली, तो खाली दिख रहा है, एक्सपीरियंस खाली दिख रहा है। तो जब तक आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर ये खाली पड़ी हुई है, तो यहाँ आपका एक्सपीरियंस खाली ही दिखेगा। ऐसे ही सोशल कैटेगरी अगर आपकी खाली है, तो सोशल कैटेगरी यहाँ दिखेगी। तो ये दोनों चीजें हमने कहा था, सोशल कैटेगरी अपनी डालिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही फिलअप करिए, जिससे आऊं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, 2 लोगों ने यहाँ पर फिलअप कर दिया होगा, तो बाई डिफॉल्ट इनकी 6 ईयर आ गई है, बाई डिफॉल्ट इनकी 19 ईयर्स आ गई है, जो भी फिलअप होके आ गई है। तो ये दो, लेकिन इन 3 ने नहीं भरा है, तो इन 3 का नहीं लिख के आ रहा है, यहाँ पर आप खाली दिख रहा है। तो ये आपको फिल करनी है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के, क्योंकि यही कैटेगरी जो यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट बनेंगे, वहां पूरी लिस्ट डाउनलोड होकर उनके पास वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ वो ध्यान रखेगा, सिस्टम इसी से आइडेंटिफाई करेगा कि कमेटी किसके लिए बन रही है, और वहां उस कमेटी में उस कमेटी का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैं अगेन कह रहा हूं, ध्यान से क्यों पढ़ना है। ये जो भी साहब हैं, इन्होंने क्या किया है, नाम हमने छुपाया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, निजब तो ठीक है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस क्या है, 2025 ईयर्स, 2025 ईयर्स, यानी कोई ऐसी डेट फिलअप कर दी उन्होंने गलत, जिससे 2025 साल का उनका एक्सपीरियंस काउंट हो गया है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो यहाँ पे जब फिलअप कर रहे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को, ध्यान रखिए कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की भर रहे हैं। वो तो कैलेंडर वहां से ले रहा है, लेकिन ये नेचुरल सी बात है, इसमें गलती प्रिंसिपल लेवल की गलती है कि प्रिंसिपल लेवल या आईक्यू प्रिंसिपल ने वेरीफाई भी नहीं किया कितने साल का एक्सपीरियंस है। यानी कि ये बता रहा है कि ये डेटा अगर सिस्टम है, चूंकि ये जो डेटा दिख रहा है अभी आपको, ये सारा वो डेटा है जो वेरीफाइड हो चुका है। जब तक ये डेटा वेरीफाइड नहीं होगा, ऊपर लेवल पर नहीं दिखेगा। तो ये डेटा वेरीफाई हो चुका है, और ये साफ दिखा रहा है कि ये प्रिंसिपल लेवल की गलती है, जिससे डेटा वेरीफाई किया गया, और अल्टीमेट ये चीजें हुई हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसी चीजें ना हो, और जिसका भी है ये उनको भी अपना एक बार सब लोग चेक कर लें कि उनका एक्सपीरियंस डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही है नहीं, जिससे कि, और गलत है तो प्रिंसिपल से जाकर रिक्वेस्ट करके उसको चेंज करा सकते हैं। देन आपको लिखा हुआ है 20 KB, और आपका जो फोटो और साइन को आपको 1 बाय 1 अपलोड करना है। और जैसे ही अपलोड कर देंगे, सारी चीजें आपको यहाँ देखने लगेंगी। अगेन सब्जेक्ट स्प्लाइस सेलेक्ट करेगा, यहाँ ड्रॉप डाउन में सारे सब्जेक्ट आएंगे जो मेजोरिटी हैं। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपके सिलेक्शन लेटर में लिखा है और ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। बट किसके साथ, सिलेक्शन लेटर के साथ। सिलेक्शन लेटर में जो सब्जेक्ट है वही आएगा ड्रॉप डाउन में, बाकी कोई सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट यहाँ नहीं करना है। उसके बाद आप देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट आपके जो लगे थे आपने अपलोड हो जाएंगे, है ना। और यहाँ से यहाँ सब कुछ दिखेगा, अपडेट पेंडिंग है अभी भी, है ना।
अब आते हैं हम एसएआर एक्टिविटी में, जो हमारी एसएआर एक्टिविटी है जिसमें हमारी सारी जो टीचिंग से रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी, पब्लिकेशन वगैरह सब रिसर्च में जाएगा। जितना हम काम करते हैं कॉलेज में सारी इस शेयर में आएगी। अब टीचिंग एक्सपीरियंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये तो आपके कॉलेज के अंदर क्या क्या कंडीशन ले रहे हैं वो अभी एक दिखाते हैं। ये आउटसाइड का मतलब कि आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज या कॉलेज इससे बाहर से आने से पहले किसी और जगह नौकरी की है जिसका एज पर यूजीसी रेगुलेशन आपको कैश में बेनिफिट मिल रहा है, वही सर्विस आएगी। इसलिए आप देखेंगे जब इसको फिलअप करेंगे तो आपसे पुराने रिकॉर्ड काफी मांगेगा। यानी वो सर्विस जिसका बेनिफिट आपको कैश प्रमोशन में मिलता है एज पर गवर्नमेंट नॉमिनी रेगुलेशन, एज पर यूजीसी रेगुलेशन, वो सर्विस ही यहाँ पर ऐड करेंगे, बाकी ऐड नहीं करेंगे आप। अब टीचिंग एक्सपीरियंस में जो भी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस वन बाय वन ऐड करते चले जाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रांसफर होते रहे तो 1 कॉलेज 2 कॉलेज 3 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में वन बाय वन इंस्टीट्यूशन का आप टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन कब से कब तक रहे वो डालते जाएंगे, है ना। अब जैसे हमने देखा नेचर ऑफ पोस्ट, नेम, जैसे मैं अदर आउटसाइड इंस्टीट्यूशन गया, आप देख रहे हैं सर्विस बुक, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, रिवीलिंग लेटर, सैलरी स्लिप। क्यों, इसमें क्या होगा अगर इसमें डालते हैं आउटसाइड इंस्टीट्यूशन वाले में तो क्या पूछ ये किस लिए मांगी जानी इतनी चीजें, क्योंकि इसका बेनिफिट कैश में मिलता है, इसलिए सारी चीजें मांगी जाएंगी जो आपको लगानी होगी, है ना। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है आपके, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ फिल करते चले जाएंगे, है ना, वन बाय वन। ऐसे ही जो कॉलेज या डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस दिए गए हैं आपको, जो अपने कॉलेज से बाहर कहीं आपसे पेरेंट इंस्टीट्यूशन बाहर हुए हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। जैसे आप क्या है एडमिशन करेंटली वर्किंग में किस कैटेगरी में, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी कंडीशन वन बाय वन ड्रॉप डाउन में काफी लिखे हुए हैं वो आप वन बाय सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। फिर आपके आते हैं ड्यूटीज आती हैं हमारी, टीचिंग एक्टिविटीज, इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी। ये ध्यान रखिए ये हेडिंग एज पर यूजीसी नॉर्म है, लेकिन इसमें जो भी आपने काम किए हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सारे कैलकुलेशन हो, क्योंकि ये हेडिंग कैश के प्रमोशन के लिए तो हेडिंग वही है, लेकिन आप काम बहुत से करते हैं। ऐसे एग्जाम ड्यूटी भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की करते हैं, तो तीनों कैटेगरी में आप जब ड्रॉप डाउन देखेंगे तो अलग ड्रॉप डाउन आएंगे, उसको सेलेक्ट करना है, यानी सारी ड्यूटी आनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्शन ड्यूटी करते हैं तो वो सब यहाँ आ जाएंगे वन बाय वन। अब देखिए टीचिंग एक्टिविटीज में जो भी आपका टाइम टेबल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, टाइम टेबल से बाहर नहीं जाना, जिस पैटर्न से आपका टाइम टेबल बनता है उसी पैटर्न से फिल करना है, उसी पैटर्न से आपको सेमेस्टर वगैरह लेने हैं। अब तो एनईपी 2020 है तो सारे आवर्स की क्लासेस होती है, क्रेडिट सिस्टम है, 45 मिनट की कहीं क्लास नहीं होती है, तो आवर की क्लास में क्रेडिट सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पूरा फिल करना है। क्योंकि 5 साल का है तो 2021 से पहले की क्लासेस में आपको, या जो जब जब तक एनुअल चला है तो वहाँ जिसका भी एनुअल है वो आप फिलअप करेंगे, लेकिन बाकी चीजें यहाँ टाइम टेबल, यानी कि बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है आपका प्रूफ भी टाइम टेबल एज पर टाइम टेबल जो आपको असाइंड हुई है एक्टिविटी, वो टाइम टेबल के ही अकॉर्डिंग लगानी है आपको। जैसे हमारा ये टाइम टेबल है, क्योंकि टाइम टेबल में भी क्या होता है कोर्स टाइटल की बात आ रही है, टाइम टेबल आपको किसी न किसी कोर्स टाइटल के रूप में देता देता है, तो जो आपको टाइम टेबल असाइंड हुआ है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिलअप करना है। अब देखिए जब आप रिजल्ट भरते हैं, अपना फॉर्मेट है, मुझे नहीं पता आप कितने लोग भर रहे हैं, लेकिन हमारे समय से हमने ज्वाइनिंग किया है तो हमें एक फॉर्मेट दिया गया था, हर साल ये फिलअप कराते हैं हम कि हमने किस कोड की कितनी क्लासेस ली हैं। जब हम भदोई में थे या फतेहपुर में थे 2000 में, तब भी हमें एक फॉर्मेट दिया है जिसमें हम कोड भरते हैं, क्लास भरते हैं, कोड भरते हैं, देन कितने लेक्चर असाइंड है, कितने क्या असाइंड है, इस ढंग से। तो ये जब ये असाइंड है तो यही पैटर्न को आपको यहाँ फिल करना है जो आपको असाइंड है। देन यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी, इसमें 3 प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है, वो तीनों एज पर यूजीसी नॉर्म दी हुई है। फिर अगले ड्रॉप डाउन में जाएंगे लेवल, स्टेट लेवल, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, जिस लेवल का है आपका वो सारा लेवल यहाँ पर फिलअप कर देंगे, है ना। फिर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल लिया, चीफ प्रोक्टर है, डीन है, नेक कोऑर्डिनेटर है, आईक्यूएस कोऑर्डिनेटर, जो भी एक्स वाई जेड है, पीएम ऊषा कोऑर्डिनेटर है, सो सारा का सारा यहाँ आ रहा है, ड्रॉप डाउन में फिलअप कर देंगे। और अगेन अगर स्टेट लेवल की बात करूं तो तमाम स्टेट की ऑफर है, और फिर अदर का ऑप्शन भी है जिसमें आप अदर करके फिलअप कर सकते हैं, अगर स्टेट से साइन है, डायरेक्टेड से साइन है आपको काम। देन आपको ये एग्जाम ड्यूटी है हमारे पास, यूनिवर्सिटी भी देती है हमें, कॉलेज भी देता है, और हमारा अलग से कुछ नेशनल एनटी वगैरह एग्जाम ड्यूटी मिल रही है। तो जितने प्रकार की एग्जाम ड्यूटी हैं वो सारी किस कैटेगरी की हो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम ड्यूटी में। तो आपको एग्जाम ड्यूटी में हर चीज यहाँ पर सारी सब आपने जो काम किया सारे आ जाएंगे। और फिर एग्जाम ड्यूटी में भी क्या ड्यूटी है वो आपका टाइप सेलेक्ट करना है। एमओयू अगर आपने किया है किसी के साथ ऑफिशियली, नॉट बाकायदा स्टाम्प होकर होता है वो, अगर एमओयू नहीं है कोलैबोरेशन किया है तो एमओयू की डिटेल यहाँ आएगी, कोलैबोरेशन की डिटेल यहाँ आएगी। और फिर मेंटरशिप की बात आ रही है, मेंटरशिप हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि एक एक कॉलेज का बिल्कुल नेम ऑफ स्टूडेंट फिलअप करना है, मेंटरशिप असाइंड होती है। अब आपको यहाँ इसीलिए बल्क अपलोड का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास एक्सेल में स्टूडेंट की लिस्ट है, यहाँ से बल्क अपलोड डाउनलोड करिए, एक्सेल फॉर्मेट आ जाएगा, उस लिस्ट को पेस्ट कर दिए। ऐसा नहीं 1 बाय 1 करना है, सब कुछ सेव कर देंगे तो सारे स्टूडेंट की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी।
तो आपको इस पैटर्न से जो भी इसका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इसमें मेंटरशिप का डेटा फिलअप कर देना है। आप 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट, अब नेचुरल सी बात है एक कॉलेज में 2000 का डेटा नहीं देना। नॉर्मली मेंटरशिप आती है किसी पे 50, 60, 70, 80, 90, 100, बहुत ज्यादा आएगी तो इससे ज्यादा किसी को नहीं आ रही है ना। बड़े कॉलेज है वहां तो 30-40 बच्चे आएंगे। मेंटरशिप नॉर्मली डिसाइड कैसे होती है कि जितने कॉलेज में बच्चों ने एडमिशन लिया है और नंबर ऑफ टीचर्स से डिवाइड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग को रोल नंबर वाइज 1 से 40 तक, सच 41 से इतने तक ये, और वो फिर हम कैरी फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। तो वो डिटेल आप फिलअप करनी है और एक्सेल से करिए तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि एक एक स्टूडेंट का डेटा फिल करना है। जैसे एसोसिएशन विद प्रोफेशनल बॉडी, जितनी भी आपके मेंबरशिप हैं वो है उस सारा का सारा यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर है लाइब्रेरी एक्सटेंस, ये सिर्फ उनको फिल करना है जिनका ये डेटा है, मतलब जो लाइब्रेरी ने उनको फिल करना है, बाकी किसी को फिल नहीं करना है। अब आते हैं हम रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी, जिसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड जो भी है, रिसर्च पेपर है, प्रोजेक्ट है, गाइडिंग्स है, सॉरी पेपर आएंगे नॉलेज में आपके, रिसर्च से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो यहाँ फिल करेंगे। तो रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च गाइडेंस, फेलोशिप, फॉरेन ट्रांसलेशन, ऑनर एंड अवार्ड, अदर एक्टिविटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, सीड मनी फॉर रिसर्च, कंसल्टेंसी एक्सेट्रा, ये 1 बाय 1 वही अगेन ऐड करेंगे, डेटा फिल करना है, आगे बढ़ना। जैसे ऐड, फिर आते हैं रिसर्च पब्लिकेशन, जो आपको रिसर्च से भी आ सकता है, इसको क्लिक करेंगे या डायरेक्ट रिसर्च पब्लिकेशन क्लिक कर दें ऊपर से एम्प्लॉय से, कहीं से भी आप दोनों जगह से लॉग क्लिक करेंगे आपका ऑप्शन यही खुलेगा। यहाँ रिसर्च पब्लिकेशन आपको 1 बाय 1 ऐड करते जाने, है ना। इसमें अदर देन यानी प्रोसीडिंग वगैरह है, बुक्स वगैरह वो सब यहाँ आएंगी, पेटेंट डिटेल यहाँ आएंगी, ई कंटेंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एक तो ध्यान रखना है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। पेपर पे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि भाई पेपर का साइज कंप्रेस करना है और फिर अपलोड करना है। मैंने पिछली बार भी ये सजेस्ट किया था कि अगर आपको आज के डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को सर्वाइव करना है तो आपको सबको डीवाई जनरेट करना होगा। जो नए पब्लिकेशन है सबका डीवाई बन के आता है, लेकिन ये पुराने पब्लिकेशन है तो आप ये jendo.org वेबसाइट है, यूरोपियन गवर्नमेंट से फंडेड है, यहाँ अपने पेपर को अपलोड कर दीजिए पीडीएफ के फॉर्म में और सबकी डीवाई जनरेट हो जाएगा। इसके बेनिफिट क्या है, एक तो कंप्रेशन खत्म हो जाएगा आपका, कंप्रेशन वगैरह पता लगे आप पेपर अपलोड करते हैं पढ़ने में नहीं आता, और केवल पेपर नहीं, बुक्स, चैप्टर वगैरह सबका डीआई जनरेट कर सकते हैं आप जाके, आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर वो आपने वहां से डीआई ले रखा है तो फिर आपको वहां पर पेपर अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है उसके स्कैन फॉर्म को, और वो सदैव इस्तेमाल होगा, न केवल समर्थ के लिए बल्कि आप कहीं भी ऑर्किड में, विद्वान में, सब जगह उसको फैच कर देंगे। तो एक बार पेपर अपलोड करने का दिक्कत है, फिर वो आपका डेटा सब जगह वहीं से वहीं आता रहेगा, बार बार कहीं पेपर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से कर सकते हैं। जेंडो का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये jendo.org पे जाएंगे, यूरोपियन गवर्नमेंट की रिपोजिटरी है। इसमें आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन आप बना सकते हैं अपनी। लॉग इन करने के बाद जैसे मैंने एक पेपर अपना दिखा रहा हूँ, मेरे जितने भी पुराने पेपर थे तब डीवाई नहीं होता तो सबका जनरेट हो रखा है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक डीवाई, नीचे डीवाई जनरेट हो गया। साथ साथ जिस पेपर को मुझे लग रहा है कोई नहीं देखेगा, 7 लोगों ने देखा भी, 8 लोगों ने डाउनलोड भी किया है, व्यूज हुए हैं, डाउनलोड हुए हैं, है ना, किसी ने 2 बार डाउनलोड किया हुआ हो सकता है, ये 7 व्यूज और 8 डाउनलोड की संख्या दिख रही है। तो बेनिफिट क्या है कि आप एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं, आपके कीवर्ड से सभी लोग आपको पहचान रहे हैं, न केवल समर्थ बल्कि आप सब जगह आइडेंटिटी बन रही है। तो जेंडो पर सब लिए जो भी आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक पब्लिकेशंस हैं, है ना, वो सबका आप डीवाई जनरेट कर सकते हैं। एक चीज और है, इम्पैक्ट फैक्टर रेफरीड का, रेफरीड में और यस रेफ जब सेलेक्ट करना है आपको। बहुत से लोग कह रहे हैं रेफरीड नहीं हमारा, तुम तो नो जरूर सेलेक्ट करेंगे वरना लेगा ही नहीं हो। यस है तो पूछेगा आपसे किससे रेफर्ड हुआ है आपका, क्यों, क्योंकि इसके नंबर एक्स्ट्रा है। अगर आपके यस करेंगे तो आपको रेफर्ड बाई जिस एजेंसी ने रेफर्ड किया है, किस यूनिवर्सिटी ने किया है, उसका लिंक वहां पे पेश करना होगा आपको, किसने रेफर्ड किया उसको, वो जर्नल में भी लिखा रहता है, या किसके द्वारा रेफर्ड है वो चीज आपको मेंशन करनी होगी। फिर इम्पैक्ट फैक्टर एजेंसी, यहाँ कई ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए अगर आपको फायदा लेना है किस में, कैश में, तो एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 कैश सिर्फ थॉमसन राउटर, जिसको क्लेवेट एनालिटिक कह रहे हैं आज की डेट में, सिर्फ इसके इम्पैक्ट फैक्टर मानने, बाकी के नहीं है। तो आप बाकी के फिल भी कर लेंगे तब भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो थॉमसन राउटर पर इसका इम्पैक्ट फैक्टर डालिए, क्योंकि रेफरीड के इम्पैक्ट फैक्टर के एक्स्ट्रा नंबर हैं, आपके नॉर्मल के रिव्यूड के कोई नंबर नहीं, रिव्यूड के नॉर्मल जितने नंबर होते हैं वो नंबर है, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर लेने हैं तो आपको ये डिटेल देनी होगी, एक्स्ट्रा नंबर नहीं लेने हैं तो देनी है। अगेन जब आप वहां से डीवाई जनरेट कर लेंगे तो आपको ये अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डीवाई जनरेट नहीं करेंगे तो आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कहा रेफरीड में अगर आप यस चुनेंगे तो आपको लिखना के, और नो करेंगे तो ये रेफरीड वाई का अपने आप कॉलम नहीं आएगा। एक और है कि आप यहाँ पर अगर आपकी बहुत ज्यादा पब्लिकेशन है तो आप डाउनलोड एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में फिल करेंगे, रेड रेड डेटा मैंडेटरी है उसको फिल कर लीजिए, एक्सेल बना लीजिए, और इसको फिर यहाँ पे सारे ड्रॉप डाउन, और ध्यान रखिए ड्रॉप डाउन जहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ मत फिल करिए, जहाँ ड्रॉप डाउन एक्शन में ड्रॉप डाउन ही सेलेक्ट करिए, और इस फाइल को तैयार कर लेंगे तो आपका सारा डेटा बल्क करके अपलोड करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं बल्क कंडीशन में जाके। यहाँ से अगेन ब्राउज फाइल करेंगे,
अपलोड दी फाइल दबाएंगे, कभी भी कोई फाइल लेने के बाद अपलोड वाला ऑप्शन आपको दबाना है, बाई डिफॉल्ट अपलोड नहीं होगी वो। और इसके बाद वो डेटा फिलअप हो जाएगा, आपका दिखने लगेगा, सारा का सारा डेटा आपका ड्राफ्ट में आ जाएगा। एक बार आप चेक करेंगे, सब सेव 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 दबाते चले जाएंगे, रिव्यू पे जाता जाएगा। ठीक है, अगेन बुक का भी बल्क अपलोड का ऑप्शन भी है, पेटेंट डिटेल का भी है। सभी में भी आपके अगर बल्क भी है, वन बाई वन भी है, अगर कम है तो वन बाई वन फिल करिए, ज्यादा है तो बल्क अपलोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ई कंटेंट है, ई कंटेंट में सारी प्रकार की कैटेगरी, यहाँ बहुत आ रहा है कि स्वयं स्वयं मूक्स अदर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ स्वयं मूक्स नेप्टल, स्वयं के नेप्टल के अदर्स के भी। अगर आपके अदर्स पे कहीं भी कंटेंट बनाए, आपने यूपी डिजिटल लाइब्रेरी के बनाए, यूट्यूब के कहीं के भी बनाए ई कंटेंट, आपने अगर कुछ बनाए हुए हैं, या डायरेक्टेड की वेबसाइट, डायरेक्टेड से भी बनना है आजकल, ई कंटेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो सारे ई कंटेंट को आप यहाँ दे सकते हैं अदर्स ऑप्शन चुन के। अदर जब आप चुनेंगे तो आपको फिल करना होगा कि कहाँ से है, और ऐसे ही अगर आपकी ई कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आपको क्या कर सकते हैं कि आप उसको फिलअप कर सकते हैं कि भाई ई कंटेंट मेरे बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ एक्सेल का ऑप्शन भी ले सकते हैं ना। तो ये वन बाय वन ऑप्शन ले सकते हैं। एक सेकेंड। तो दो तीन चीजें जो आपको याद रखने वाली हैं, वो बार बार कह रहा हूँ, ड्राफ्ट, पेंडिंग वाला, डेट्स का ऑप्शन, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है और याद रखनी है। ये हम सब आ गए थे, हम रिसर्च पे पहुंचते सीधे सीधे। ठीक है, जेंडो, जिसे हमने बता दिया, यस नो कर दिया था, बल्क अपलोड कर सकते हैं आप। हम थे ई कंटेंट पर। ई कंटेंट में अदर के ऑप्शन में जाके जितने भी आपके अदर ऑप्शन है वो सारे भर सकते हैं, केवल स्वयं और एनपीएल का ही नहीं है। और बल्क अपलोड का डेटा करके बल्क भी भर सकते हैं। यहाँ मैंने अगेन कहा, अगर एक्सेल में अगर आपको अपलोड लेना है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, अगर आपने चेंज कर दिया तो एक्सेल एरर दिखाएगा। तो जो ऑप्शन है जहाँ ड्रॉप डाउन आ रहा है एक्सेल में, वो ड्रॉप डाउन बनने हैं, और रेड फील्ड मैंडेटरी है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, अगर आपने स्टेट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, डायरेक्टली कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिजाइन किए, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। जैसे इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान बनाया है, कई कमेटी ने कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है किसी लेवल पे, तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसने भी बनाए हैं, वो यहाँ पर हेल्प किया, आपको बकायदा नॉमिनेट किया गया कमेटी में, तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देन आते हैं हम, सारे हमारे प्रोजेक्ट आ गए, रिसर्च गाइडेंस आ गई, फेलोशिप डिटेल वही वन बाय वन फिल करना है, ट्रांसलेशन, ऑनर एंड अवार्ड्स, द रिसर्च फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिली है, सीड मनी, कंसल्टेंसी, ये सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। नॉर्मली कंसल्टेंसी हमारे केस, एक चीज और, हर चीज भरना मैंडेटरी नहीं है। केवल अगर आपको मान ली मेंटरशिप नहीं है या आपको कंसल्टेंसी नहीं है तो इसको खाली, अगर लेकिन कंसल्टेंसी भरेंगे तो आपको फिर जो रेड मार्क है भरना होगा। अगर कंसल्टेंसी आपने नहीं किया तो छोड़ दिए, जब करेंगे तब फिल कर दीजिएगा, तब ड्राफ्ट में जाके सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं है जो चीज आपके पास, उस चीज को भरना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई एक फील्ड स्टार्ट किया, मान ली कंसल्टिंग, आपने एक वर्ड भी डाल दिया, तो फिर ये रेड स्टार है वो सारे सारे फिलअप करने होंगे। देन ई लर्निंग में अगर आपने कोई आईसीटी से रिलेटेड, एलएमएस से, ये सारे वर्कशॉप ट्रेनिंग वगैरह की हैं, वो सारी आ जाएंगी। ट्रेनिंग वाले ऑप्शन जाके सारे आएंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आरसी, ओसी, एफडीपी, जितने भी हैं आपके, वो सारी की सारी यहाँ सारी चीज आ जाएंगे, कोर्सेज जो आपने किए हैं। टॉक एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन में अगर आपने इन चार और पांच फॉर्म में कुछ पार्टिसिपेट किया है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस, तो वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। देन अगर आपने इसमें अलग इसके अलावा कुछ है, पेपर प्रेजेंट किया है, खाली आपने खाली पार्टिसिपेशन किया है, तो वो सारी चीजें आपको किस में निकले आएंगे, 9.4 वाला जो है, जिसमें सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, वर्कशॉप, सारा इसमें आ जाएगा, जो भी आपने कंडीशन किया, क्या पार्टिसिपेट किया। ठीक है। और अगर आपका टाइटल यहाँ नहीं आ रहा तो सब कुछ अदर में फिल करते हैं। अगर आपकी सेमिनार वर्कशॉप से रिलेटेड नहीं है तो सब यहाँ फिल करते चले आइए। किस फॉर्म में अटेंड किया है आपने, अटेंडी थे, प्रेजेंटेड थे, ऑर्गेनाइज किया, स्पॉन्सर किया, वो सारा के सारा यहाँ आ जाएगा। देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सॉरी,
और ऑनलाइन का लेवल क्या था, लेवल क्या था, इंटरनेशनल नेशनल जो भी है, अगर आपने कंडीशन दी है जिसका, क्योंकि इंटरनेशनल आप जानते हैं यूजीसी में अब्रॉड पार्टिसिपेशन के अलग नंबर है और विद इन कंट्री अलग नंबर है, तो दोनों अलग अलग फिलाएंगे। देन ये आप किस कैटेगरी में किया था, फिर ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आप कहीं बाहर गए हैं, चाहे पर्सनल लेट से हैं, चाहे ऑफिशियल पर्पज से इंटरनेशनल विजिट किए हैं, तो वो सारा आपको यहाँ फिल करना है, कब से कब से। थैंक यू। और अब आप लोगों को ये देखना है कि ये डेटा टाइमली सबमिट हो, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है इसके अलावा, तो आप इसके यूट्यूब के एंड में जाके लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसको रिप्लाई वहीं किया जाएगा, जिससे बाकी लोगों की भी समस्याओं का समाधान हो जाए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।